हाँ जी, सब कुशल मंगल। चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एंड मैं रिवीजन जो कराऊंगा आपकी क्लास वाइज कराऊंगा, तो जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस ली हैं वो सब अपने रजिस्टर ओपन कर लीजिएगा, और जिन्होंने अगर नहीं भी ली तो ये यूट्यूब की वीडियो है, तो फिर आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलता जाए उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाकर आप रिकॉल किसी भी कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। चलिए जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द मोस्ट टेक्निकल एक्ट कहा जाता है, बट अगर इस पे कंसिस्टेंसी रखी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा सिंपल एक्ट बन जाता है। बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, इसकी ये दिक्कत है। चलो खैर, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने कहा जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट के केस में 2 तरीके की पार्टीज होती हैं, एक मेकर और दूसरा पेई। मेकर वो जो कि प्रॉमिस कर रहा है, और पेई मतलब जो 2 कंडीशन को पूरा करता है। पहला, जिसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाते हुए लिखा जाता है, और दूसरा, दोनों के बीच में एंड है, कंडीशन के बीच में एंड। दूसरा, जो कि एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट होता है जिस टाइम इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है। तो पेई वो है जो 2 शर्तों को पूरा करता है। फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर मतलब जो ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने का, दूसरा ड्रॉई जिसको ये ऑर्डर दिया जा रहा है, और पेई मतलब अगेन जिसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाते हुए लिखा गया है और जिसे पेमेंट रिकवर करने का अधिकार भी होता है। ठीक हो गई इतनी बात? से फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेई की डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और प्रॉमिस किया कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वाई को 1 लाख रुपए पे करूँगा। अब इंस्ट्रूमेंट पे किसका नाम लिखा हुआ है? वाई का, कि पेमेंट करूँगा, और वाई को रिकवर करने का अधिकार है यस। वाई ने इंस्ट्रूमेंट ए को दिया, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास। डी पेमेंट रिकवर करने किसके पास गया? वाई के पास। वाई ने पेमेंट डी को दे दी। सवाल उठा, पेमेंट किसको मिली? डी को, बट स्टिल पेई कौन है? एक्स, जिसको कि वादा किया गया था, यानी कि जिसको वादा किया गया था कि मैं पे करूंगा। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या? तो हमने कहा पेई कौन होता है ये देखा। फिर हमने कहा चेक। चेक के केस में 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर जो अगेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ड्रॉर कौन होता है चेक के केस में? जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने आपको माल सेल किया, तो आप चेक बनाएंगे तो आप साइन करेंगे, और आप इंस्ट्रक्शन देंगे किसको? अपने बैंक को। यानी कि इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? आप। तो आप ड्रॉर है, और ड्रॉई कौन है? बैंक। ठीक है। चेक के केस में मेरा नाम लिखा हुआ है, क्या मैं एंटाइटल टू रिकवर द पेमेंट हूँ? यस। तो मैं कौन हूँ? पेई। बट मैंने अगर इंस्ट्रूमेंट आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो क्या वो पेमेंट रिकवर कर सकता है? यस। बट स्टिल पेई कौन है? मैं, क्योंकि दोनों कंडीशन मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने प्रॉमिसरी नोट के कुछ फीचर्स किए। मैंने कहा जी, प्रॉमिसरी नोट के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर कि प्रॉमिसरी नोट में देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे। फिर हमने एग्जांपल लिया कि अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो जाए केवल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिस्टर एक्स, आई ओ यू, मुझे आपको देने हैं 10 लाख रुपए। दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं आपको लायबल हूँ, बट मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि मैं आपको पे करूंगा। तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सेकेंड, प्रॉमिस टू पे में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने कंडीशन लगा दी पेमेंट के टाइम पर, तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। अनकंडीशनल कंडीशन जब मैं कहता हूं, तो फिर अगर कोई मान लीजिए कंडीशन इन रिलेशन टू डेथ है, तो उसे वैलिड कंडीशन माना जाता है। यानी कि अगर आई प्रॉमिस टू पे 30 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन आगे चलकर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि डेथ की कंडीशन वैलिड क्यों होती है। मैच्योरिटी डेट से संबंधित है इसका कॉन्सेप्ट, आगे चल के बताऊंगा। बट फिलहाल तो हमने कहा जी कि अगर कंडीशन है तो वो इनवैलिड होगा, बट डेथ से रिलेटेड कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैलिड होगा। तीसरा, प्रॉमिसरी नोट में अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, एकदम सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि भैया टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेन अब 2 तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ये जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हैं, ये आगे 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं, या तो ये ऑर्डर होंगे या बियरर होंगे। सवाल उठा पहला बियरर। बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब जिसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट है वही उस पेमेंट को रिकवर कर सकता है। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर करना हो, आज के बाद ट्रांसफर नहीं, वर्ड क्या यूज होगा? नेगोशिएशन। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को अगर आगे नेगोशिएट करना हो तो कैसे करना होता है? केवल डिलीवरी के द्वारा नेगोशिएट कर सकते हो। बट सपोज अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप केवल डिलीवरी करके नेगोशिएट नहीं कर सकते, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को
ट्रांसफ़र करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए आपको इंडोर्समेंट भी करना पड़ता है। इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा जाता है या उसके पीछे भी लिखा जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट में आपको लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मेरे को एक प्रॉमिसरी नोट दिया। अब ये प्रॉमिसरी नोट मैं आगे किसी को देना चाहता हूँ और वो ऑर्डर में इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट, तो मुझे लिखना पड़ेगा एंडोर्स टू जय और साथ में उसे मैं डिलीवरी करूंगा। तो यानी कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर या नेगोशिएशन करते हुए इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी की जाती है। डिलीवरी का मतलब उसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है बस, ठीक है। इंडोर्समेंट का मतलब इंस्ट्रक्शन, जहां पे आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि अब मुझे नहीं, अब आगे वाले को पे करो। हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि इंडोर्समेंट दो तरीके की हो सकती है, एक इंडोर्समेंट इन फुल और दूसरा इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इंडोर्समेंट इन फुल का मतलब होता है कि जब इंडोर्समेंट करते हुए इंडोर्सी का नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा जाता है तो इसे इंडोर्समेंट इन फुल, और जब इंडोर्समेंट करते हुए इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा जाता तो इसे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहते हैं। अगर कभी भी इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुई तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो है वो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो ऑर्डर ही क्यों ना हो, उसे बियरर बना देती है। तो मेरा रिजल्ट ये निकला यहां तक कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट दो केसेस में हो सकता है। पहला, जब उसके ऊपर क्लियरली वर्ड बियरर लिखा हो, दूसरा जब इंडोर्समेंट इन ब्लैंक उसके ऊपर हो जाए। इन दो केसेस को छोड़ दो तो बाकी हर केस में कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केवल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने किया, हमने समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तीन टाइप है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। मैंने उन्हें कहा आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बियरर और ऑर्डर। फिर ऐसे ही उन्हें आगे दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन होता है, से फॉर एग्जांपल आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है। और अगर इंस्ट्रूमेंट पे टाइम नहीं है तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। और डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेबल होता है? जैसे ही आप उसकी डिमांड करते हो, या जैसे ही आप उसे प्रेजेंट करते हो, या जैसे ही आप उसे दिखाते हो। दिखाना किस लिए जरूरी होता है, प्रेजेंटमेंट करना किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि जब प्रेजेंट करोगे तो सामने वाली पार्टी पेमेंट करने के बाद उस पर लिखेगी कि मैंने पेमेंट कर दी है, ताकि अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए। तो इसलिए प्रेजेंट करना या दिखाना जरूरी होता है। दिखाना मतलब एट साइट। एट साइट वर्ड डिनोट करता है कि जैसे कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है, क्योंकि एट साइट का मतलब है दिखाकर पेमेंट रिकवर करो, यानी कि ये दिखाते ही पेमेंट रिकवर होनी है, मतलब ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट की पहचान है, एट साइट। ठीक है, तो मैंने कहा कि टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट जरूर आता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, बट चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक की कभी मैच्योरिटी डेट नहीं निकल सकती। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है वो डेट जिस दिन इंस्ट्रूमेंट पेबल होगा, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होगी। ना इंस्ट्रूमेंट उसके पहले पेबल हो सकता है, ना उसके बाद पेबल होगा, इंस्ट्रूमेंट इस दिन पेबल होगा। तो इसलिए चेक के केस में मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि चेक के ऊपर अगर 1 जनवरी 2020 लिखा है तो इसका मतलब है कि चेक 1 जनवरी 2020 या उसके बाद कभी भी पेबल हो सकता है। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि एक और कॉन्सेप्ट होता है नेगोशिएबल में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर पार्टीज। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर पार्टीज का मतलब है कि अगर मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना और उसके बाद वाई ने वादा किया एक्स को कि मैं तुम्हें पे करूंगा। एक्स ने दिया, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, ई को दिया, एफ को दिया। एफ पेमेंट लेने किसके पास गया? वाई के पास, जिसने वादा किया था। पार्टी प्राइमरी लायबल जिसे कह सकते हैं हम, या फिर मेकर या फिर प्रॉमिसर, उसके पास गया, उसने वादा तोड़ दिया। तो सवाल उठा अब एफ किस किस के ऊपर सीयू कर सकता है? नेगोशिएबल कहता है कि आप अपनी सारी प्रायर पार्टी के ऊपर भी केस कर सकते हो और उनमें से किसी के भी ऊपर कर सकते हो। यानी कि मैं इन अदर वर्ड आई कैन से दैट एफ कैन सीयू ऑल प्रायर पार्टी। सिमिलरली एफ से पहले ई कैन सीयू ऑल प्रायर पार्टी, ई से पहले डी कैन सीयू ऑल प्रायर पार्टी। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हर व्यक्ति अपने पिछले सभी के सभी प्रायर पार्टीज के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और फीचर पे आए जिसमें हमने नाम दिया सिग्नेचर्स। सिग्नेचर मतलब कि ये बिल्कुल मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ जैसे आपने अपनी कॉपीज में लिखा हुआ, अपने रजिस्टर्स में लिखा हुआ है, अगर आप मुझसे पढ़े हो और पिछले पास्ट के किसी भी अटेम्प्ट में पढ़े हो। तो हमने कॉन्सेप्ट किया कि सिग्नेचर्स का मतलब क्या होता है। सिग्नेचर्स का मतलब होता है कि बिल ऑफ, अगर मैं बात करूं चेक की, तो चेक के ऊपर सिग्नेचर किसके जरूरी है? द आंसर इज ड्रॉअर के। प्रॉमिसरी नोट पर मेकर के सिग्नेचर जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज पर
लॉ कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर सेक्शन 5 में अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो उसमें लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर। मेकर मतलब ड्रॉर, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज पर ड्रॉर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो खाली ड्रॉर के सिग्नेचर हैं, ड्रॉई के नहीं है, तो भी क्या बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होगा? द आंसर इज यस। द ओनली थिंग इज कि इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर ड्रॉई के सिग्नेचर नहीं है तो अब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज में लायबल नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉई किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में लायबल तब होता है जब ड्रॉई उसके ऊपर साइन करता है, और साइन करता मतलब एक्सेप्टेंस देता है, और जैसे ही ड्रॉई अपनी एक्सेप्टेंस देता है वो एक्सेप्टर बन जाता है और तब वो लायबल होता है। तो मैं कह सकता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की कोई लायबिलिटी नहीं है, ओनली एन एक्सेप्टर इज लायबल। ठीक है, इतनी बात। अब सवाल उठा, सर ऐसे तो सारे बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे बनते होंगे जिनके अंदर एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। बनने चाहिए जिनमें एक्सेप्टेंस मैंडेटरी हो, ऐसे ही बनने चाहिए ताकि सेफ्टी रहे, और इसलिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली बनाते हैं। आई ऑर्डर वाई टू पे ₹1 लाख टू मी 30 days आफ्टर साइट, यानी कि हम आफ्टर साइट वर्ड यूज कर देते हैं। आफ्टर साइट का मतलब है देखने के इतने दिन बाद। 30 days आफ्टर साइट, 60 days आफ्टर साइट मतलब देखने के इतने दिन बाद, और देखने का सबूत क्या होता है? मतलब एक्सेप्टेंस करनी होती है। जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो इसका मतलब सामने वाले ने देख लिया, तो एक्सेप्टेंस एक सबूत होता है। तो इसलिए आफ्टर साइट वर्ड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मजबूर किया जाता है सामने वाली पार्टी को कि पहले एक्सेप्ट कर। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, मैं फर्नीचर की शॉप है और मैं उधार पे आपको माल बेचना चाहता हूं, तो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा लिखूंगा कि पहले तू एक्सेप्ट कर बेटा, ताकि तू लायबल रहे। क्योंकि अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा लिखा, से फॉर एग्जांपल आई ऑर्डर रवि टू पे ₹1 लाख टू मी आफ्टर 30 days, यहां पर मैंने एट आफ्टर साइट वर्ड यूज नहीं किया, आफ्टर साइट वर्ड यूज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैं एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं कर रहा, इसका मतलब उसे एक्सेप्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी बन सकते हैं जिनमें एक्सेप्टेंस ना हो सकते हैं, मगर ये तब होंगे जब सामने वाली पार्टी के ऊपर आपका बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर अंधविश्वास है आपको, तो आप इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं। अंधविश्वास होगा अगर तो, बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, तो हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है आफ्टर साइट लिखकर। आफ्टर साइट के साथ डेज आते हैं, तो मतलब 30 days आफ्टर साइट, 60 days आफ्टर साइट, मतलब पहले एक्सेप्टेंस होगी, उसके इतने दिन बाद पेबल होगा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी उसकी मैच्योरिटी डेट भी नहीं निकल सकती। ठीक है, तो दो तरीके के शब्द अभी तक आपने रूबरू किए, एक एट साइट, एक आफ्टर साइट। एट साइट का मतलब ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट को डिनोट कर रहा है, आफ्टर साइट मतलब ये टाइम इंस्ट्रूमेंट को डिनोट कर रहा है। एट साइट मतलब देखते ही पेमेंट, आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस करने के इतने दिन बाद पेमेंट। आफ्टर साइट में मैच्योरिटी डेट आएगी, एट साइट में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक सिमिलरली एक डिफरेंस आपके दिमाग में यहां तक ये भी आ सकता है कि इंडोर्समेंट और नेगोशिएशन में फर्क क्या होता है। तो नेगोशिएशन का मतलब, नेगोशिएशन क्या एक बड़ी टर्म है, इंडोर्समेंट तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है? केवल डिलीवरी के द्वारा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा। तो इंडोर्समेंट केवल नेगोशिएशन का एक छोटा सा पार्ट है जो केवल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होता है। बियरर में इंडोर्समेंट नाम की टर्म होती भी नहीं है। यहां तक हमने आपकी 2 क्लासेस तक कर लिया था, पहली 2 क्लासेस तक। सिमिलरली मैं 2 क्लासेस करके आपको रिवीजन करता रहूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 2 क्लासेस तक अपने रजिस्टर उठाइए और देखना शुरू कीजिए। इन 2 क्लासेस तक अपने रजिस्टर को पलटिए, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो आ जाएंगे। सिमिलरली हम फटाफट रिमेनिंग 2 क्लासेस की भी रिवीजन क्लिप शुरू करेंगे। तो मीनवाइल ऐसे ही हम रिवीजन बनाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।